हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ अनवांटेड मैरिज का सेकंड सीजन जो है उसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ओके, तो कल मैंने एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि आप लोगों को इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग चाहिए या फिर सैड एंडिंग चाहिए। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, यानी कि लगभग बोल सकते हैं 100 तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ 100 लोगों में से कुछ ही लोग बचे हुए थे जिन्होंने मैसेज नहीं किया था, लेकिन बाकी लोगों ने कमेंट किया। और कहा ज़्यादातर लोगों का यही कमेंट था कि मैं इसकी हैप्पी एंडिंग करूँ। ओके देन मैं इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग ही करूँगी, लेकिन जिन लोगों ने मुझे सैड एंडिंग के लिए बोला मैं उन लोगों को भी निराश नहीं करूँगी, क्योंकि ये फैन फिक्शन में जो वांगजी है उसने जो किया है उसकी पनिशमेंट इतनी ज़्यादा मिलेगी उसे कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो। ओके, आप चाहते हो कि वांगजी को पनिशमेंट मिले तो मैं उसे अच्छे से दूंगी, और मुझे लगता है ये सही होना चाहिए। वांगजी ने जो किया है, जो उसने मतलब इतना सब कुछ किया है, उसके लिए उसे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। और चिंता मत करिए, आप लोगों को वांगजी ने जो किया है उसकी जो पनिशमेंट उसे मिलेगी उससे आप सेटिस्फैक्शन फील करोगे। ओके, तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांगजी नाइट को जियांग मैंशन आया था, वो भी ड्रंक होकर, जिसके बाद जियांग फेंगमैन ने वीजिंग को कहा था कि वो वांगजी को अपने रूम में लेकर चला जाए, और वीजिंग ने ऐसा ही किया था। वीजिंग जियांग चेंग के हेल्प से वांगजी को अपने रूम में लेकर आता है। अपने रूम में लाने के बाद वो वांगजी के जो शूज़ वगैरह थे उन्हें निकालता है, और जैसे ही वो जाने वाला था तभी वांगजी वीजिंग को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। वांगजी ड्रंक था, और इस ड्रंक हालत में वो वीजिंग को देखता है, उसके फेस को क्रैश करता है और बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने मैंने आज से पहले तुमसे ज़्यादा खूबसूरत पर्सन नहीं देखा। आई लव यू। ये बोलकर वो वीजिंग को किस करने लगता है। नहीं, वीजिंग शॉक था कि वांगजी ने उसे आई लव यू कहा, लेकिन वीजिंग को थोड़ी ही देर में रियलाइज़ हो जाता है कि ये वांगजी उसे नहीं बोल रहा है। शायद ये वांगजी अपनी उस गर्लफ्रेंड लूसी को बोल रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो वीजिंग को आई लव यू बोल दे और ये कहे कि वो खूबसूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वांगजी ड्रंक है, इसलिए वीजिंग सोचता है कि ये वांगजी अब उसके अंदर लूसी को देख रहा है, इसीलिए वो ये सब बोल रहा है। ये याद आते ही वीजिंग वांगजी को दूर करने लगता है, लेकिन वांगजी वीजिंग के फेस को टाइट करके पकड़ता है और उस किस को और भी डीप कर देता है। वांगजी अपनी बॉडी को वीजिंग की बॉडी पर प्रेस कर रहा था, जिससे वीजिंग की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही थी, और वीजिंग को कल नाइट की सभी चीज़ें याद आती हैं। वैसे ही वीजिंग को ये याद आता है। वीजिंग की पूरी बॉडी ट्रम्बल करने लगती है और वो डर जाता है और वांगजी को दूर करने लगता है। लेकिन वांगजी जैसे ही देखता है कि वीजिंग उसे दूर कर रहा है तो वांगजी को गुस्सा आता है। वो वांगजी वीजिंग के दोनों हाथ पकड़कर उसे बेड के ऊपर पिन कर देता है और बोलता है, मुझे परेशान करना बंद करो। ये बोलकर वो वीजिंग की नेक पर और उसके चेस्ट एरिया पर उसे लिक करने लगता है, जिससे वीजिंग को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वीजिंग रोने लगता है। ये देखकर वांगजी वीजिंग के क्लोज आता है और उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है, हाँ तुम रो क्यों रहे हो? रोना रोना बंद करो ना। क्यों रो रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वीजिंग वांगजी को देखता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू कम नहीं होते। फिर वांगजी विंग के फेस को पकड़ता है और उसकी दोनों आंखों पर किस करता है। ये देखकर तो वीजिंग अपनी आइज को ब्लिंक करना ही भूल जाता है, लेकिन अगेन वांगजी वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है। बस वीजिंग साइलेंटली रो रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांगजी वीजिंग को किस करने के बाद उसके क्लॉथ को रिमूव करने लगता है, और ये देखते ही वीजिंग डर जाता है। वांगजी वीजिंग के क्लॉथ को रिमूव कर कर उसकी चेस्ट पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बोलता, नहीं नहीं, वो सब चीज़ें नहीं, मुझे मुझे डर लग रहा है, नहीं मैं पेन सह नहीं सकता। ये बोलकर वो वांगजी को दूर करता है, लेकिन वांगजी वीजिंग को खुद से दूर नहीं होने देता और वो वीजिंग के नेक पर बाइट कर लेता है, जिससे वीजिंग बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है। लेकिन फिर वो अपने लिप्स को बाइट कर लेता है, क्योंकि ये सोचकर यहाँ पर उसकी फैमिली है और अगर ये सब सुन लेंगे तो बहुत बुरा होगा। इसलिए वीजिंग अपने लिप्स को बाइट करता है, जिस वजह से वीजिंग के लिप्स से ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद वांगजी वीजिंग के नेक पर उसे वेट किस करने लगता है। वीजिंग तो बस अब वांगजी को दूर करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से विंग को फील होता है कि उसके मतलब नेक एरिया पर उसे हॉट ब्रीदिंग फील हो रही है। ये देखकर वीजिंग जल्दी से बोलता, हस्बैंड। ये बोलकर वीजिंग दिखता है, लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता। वीजिंग फिर वांगजी को पकड़ता है और दूर करता है खुद से, और वीजिंग देखता है वांगजी सो गया है।
ये देखकर वीजिंग को एक रिलीफ मिलता है और वो एक चैन की सांस लेता है। ये देखने के बाद वीजिंग जल्दी से वांग जी को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और वो जल्दी से बेड से उठ जाता है और वहाँ से सीधा वॉशरूम में चला जाता है। अपनी माउथ पर हाथ रखता है और वहीं नीचे बैठ जाता है और बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। लगभग वीजिंग आधे घंटे तक वहीं रुकता है, फिर अपने आप को ठीक करता है, अपनी मतलब क्लोथ वगैरह को चेंज करके वापस से अंदर आता है। वांग जी को देखता है जो कि सो रहा था। वीजिंग स्माइल करता है। पता नहीं क्यों वांग जी को ऐसे सोता हुआ देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि सोते वक्त वांग जी पूरी एंजल की तरह लगता है, बहुत ही स्वीट एंजल। लेकिन जब ये उठता है तो बस वीजिंग से नफरत करता है और वीजिंग यही सोचकर सैड होता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपने डरते हुए कदमों से वांग जी के पास आता है। वांग जी के फेस को देखता है और वांग जी के फेस को वो अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है, हस्बैंड आप आप क्या कभी मुझसे प्यार कर पाएंगे? प्लीज़ प्लीज़ आप भी करिए ना मुझसे प्यार। आप जो चाहे वो करें मेरे साथ, आप जो चाहे मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ बस मुझसे प्यार कर लीजिए एक बार प्लीज़। क्या आप मुझे कहेंगे कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं? वो दिन मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होगा जब आप मुझसे कहेंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं। उस दिन शायद मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और फिर वो लूसी के बारे में सोचता है और उसे याद आता है कि वांग जी ने क्या कहा था उससे कि वीजिंग वीजिंग डिस्गस्टिंग है। ये याद आते ही वीजिंग जल्दी से वांग जी से दूर होता है और बोलता है, नहीं शायद आप ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप तो किसी और को पसंद करते हैं, है ना? लेकिन चिंता मत करिए, जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे मैं चला जाऊंगा, मैं डिवोर्स फाइनल कर दूंगा, क्योंकि ऐसे मतलब वेडिंग के कुछ दिन पहले ही हम डिवोर्स नहीं ले सकते, लगभग 6 महीने का तो वेट करना ही होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ऐसा ही होगा। इसलिए 6 महीनों के बाद मैं डिवोर्स दे दूंगा आपको। लेकिन मेरे पास 6 महीने तो है ना, इन 6 महीनों में मैं अपनी बहुत सारी ब्यूटीफुल यादें बनाना चाहता हूँ आपके साथ। पता नहीं आप बनाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं इन यादों के साथ ही आपके साथ ऐसे ही रह जाऊँगा और फिर एक दिन कहीं दूर चला जाऊँगा। ये बोलकर वांग जी को देखता है वीजिंग। वीजिंग फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी के चीक्स पर किस करते हुए एक पिक निकालता है और स्माइल करता है। और फिर वीजिंग देखता है वांग जी के लिप्स को और बोलता है, क्या मैं इन्हें कर सकता हूँ? वीजिंग बोलता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, ये तो सो रहे हैं और इनकी तो इसे नींद में फ़ायदा उठाना हो जाएगा ना। लेकिन वीजिंग बोलता है, लेकिन वो मेरा हस्बैंड है, अभी इन्होंने भी तो किया था, क्या मैं करूँ? वीजिंग बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वीजिंग अपने आप से ही लड़ रहा था, लेकिन फिर वो बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर वांग जी की फेस की ओर आगे बढ़ता है। वांग जी के लिप्स पर वीजिंग अपने लिप्स को रखता है और स्माइल करता है और वांग जी को एक सॉफ्ट किस करता है और उसकी पिक निकालता है और फिर बोलता है कि वाह ये मेरी सबसे फेवरेट पिक है, इसको तो मैं वॉलपेपर बनाऊंगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है और जल्दी से वो अपना फ़ोन निकालता है, उसी मतलब जो वांग जी के लिप्स पर वो किस कर रहा था उसी पिक को वो अपने फ़ोन का वॉलपेपर बनाता है और उसे देखकर स्माइल करता है। और वीजिंग जो अपनी होम स्क्रीन थी उस पर जो फोटो थी वो वांग जी के चिक्स पर किस करते हुए लगाता है और वीजिंग बस उन सब चीज़ों को देखकर ब्लश कर रहा था, जिससे वीजिंग को मानो उसकी दुनिया ही मिल गई हो। वीजिंग कुछ देर ऐसे ही करता है, फिर वो जल्दी से उठकर सोफे पर जाता है और वहाँ जाकर ब्लैंकेट लेता है, एक पिलो लेता है और ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। वांग जी अच्छे से वो ब्लैंकेट से पहले कवर कर देता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, वांग जी अपने सर को शेक करते हुए उठता है और बोलता, मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? वांग जी उठकर बैठ जाता है और फिर वो अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ सच में ये मेरा सर दर्द कर रहा है सच में। फिर वांग जी बैठ जाता है और धीरे धीरे उसे याद आता है कि कल रात को वो कैसे आया था जियांग मैंशन, और जैसे ही उसे ये याद आता है वो बड़ी बड़ी आंखों से पूरे रूम को देखता है और बोलता है, मैं यहाँ। फिर वांग जी रूम को देखता है पूरे, तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर जाती है जो वहाँ पर लगी हुई थी और ये देखकर वांग जी समझ आता है। तभी वांग जी की नज़रें सामने काउच पर जाती है जहाँ पर वीजिंग सो रहा था। वांग जी बोलता है, सच में मेरा दिमाग ख़राब था, ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे ड्रंक हालत में यहाँ पर आ गया, ओ गॉड सच में कितना एम्बैरेसिंग था। ये सब इसकी वजह से हुआ है और इसकी वजह से हाँ मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली के सामने मेरी इंसल्ट हो गई, ये सब इसकी वजह से, और देखो कितने आराम से सो रहा है। ये बोलकर वांग जी गुस्से में उठ जाता है और जल्दी से जाता है विंग के पास और उसके जो ऊपर ब्लैंकेट थी उसे खींचता है और बोलता है, वाह तुम तो एकदम प्रिंसेस लाइक सो रहे हो, हाँ मेरी बेइज्जती करवा के। ये सुनते ही विजिंग उठ जाता है और कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा, हाँ तुम इतने पीसफुली सो पाओगे मेरी नींद खराब करके?
वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता बोलोगे कुछ, लेकिन वीजिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी को गुस्सा आता है और बोलता है तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। वीजिंग बोलता है वो आपके लिए मैं कपड़े निकाल देता हूँ, आप बात ले लीजिए, फिर हमें वापस जाना होगा। ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी आता है विंग के पास और उसके बोल सकते हैं नेक को पकड़ता है और बोलता है क्या बकवास कर रही हो तुम, हाँ। लेकिन वीजिंग वांग जी के हाथों को दूर करता है, जल्दी से कबर्ड के बाहर जाता है, उसमें से वांग जी के लिए कुछ क्लॉथ निकालता है और बोलता है आप इन्हें पहन लीजिएगा और बात ले लीजिए। वांग जी गुस्सा करता है, बोलता तुम तो, लेकिन फिर वो रुक जाता है क्योंकि ये उसका घर नहीं था। वांग जी चुपचाप जाता है, अपने कपड़ों को लेता है जो उसने दिए थे और वॉशरूम में चला जाता है। वहीं विंग को देखते हैं, वांग जी के जाते ही विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो सोचता है कि वो सही था। रात को वांग जी ने जो कुछ भी कहा बस ड्रंक हालत में कहा था, वो सच में उसे प्यार नहीं करता। वीजिंग अपने आंखों से आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो अपनी क्लॉथ निकालता है और फिर रख देता है। फिर वीजिंग अपने सामान को पैक करने लगता है। ऑब्वियसली उसे अपना सामान पैक करना होगा। थोड़ी देर के अंदर वीजिंग अपने मतलब लगेज वगैरह पैक कर लेता है, जिसके अंदर ओनली वीजिंग के कपड़े थे। फिर वीजिंग अपनी अदर चीज़ों को पैक करने लगता है, जिसके अंदर वीजिंग अपनी एक बड़ी सी डायरी रखता है अपने एक लगेज में संभाल कर। इसके बाद वीजिंग अपने और अपनी मॉम डैड की जो पिक्स थी उसके पास, उन सभी को भी एक लगेज में डालता है, अच्छे से उन्हें बंद करके रख देता है। तभी वांग जी आता है बाहर। वीजिंग दिखता है वांग जी को और कुछ नहीं बोलता। वीजिंग चुपचाप करके अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी दिखता है और बोलता है इसे क्या हुआ, ये बोल क्यों नहीं रहा है, चलो छोड़ो मुझे क्या। फिर वांग जी इधर उधर देखता है, जल्दी से अपने बालों को सेट करता है और अपने बालों को ठीक करने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता है सोफे पर और सभी चीज़ें देखने लगता है कि रूम के अंदर कैसा क्या है। वांग जी उठकर सभी चीज़ें देखने लगता है और बोलता इसके जैसा ही इसका रूम है, चीप। क्योंकि वीजिंग का रूम कोई ज़्यादा लग्जूरियस नहीं था, उसका रूम बहुत ही सिंपल था और बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर वांग जी देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसकी नज़र एक पिक पर जाती है जो कि एक वॉल पर लगी हुई थी, जिसके अंदर वीजिंग की छोटी सा मतलब छोटी एज की पिक थी और इस पिक के अंदर वांग जी और वीजिंग थे। ये फ़ोटो देखकर वांग जी उस फोटो के पास आता है और उस फोटो को अपने हाथों में लेता है और उस फोटो को देखने लगता है। ये वीजिंग और वांग जी की बचपन की फ़ोटो थी। ये देखकर वांग जी कुछ बचपन की चीज़ें याद करने लगता है और उसे याद आता है कि वो कैसे वीजिंग के साथ खेला करता था। वांग जी को जब ये याद आता है वो बोलता है हाँ ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ नहीं। वांग जी फिर उस पिक को रख देता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बाहर आता है और देखता है वांग जी को, तो वांग जी कुछ मतलब बैठा हुआ था और सोच रहा था। वीजिंग आता है, कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसकी नज़रें पिक पर जाती है जो कि नीचे रखी हुई थी। वीजिंग जाता है, उस फोटो को भी रख लेता है अपने पास उसी लगेज के अंदर। वांग जी देखता है वीजिंग को कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद वीजिंग अपने अदर सामान को भी पैक करता है। वीजिंग अपनी पूरी पैकिंग कर लेता है। वीजिंग की पूरी पैकिंग हो जाने के बाद वो देखता है और बोलता है हस्बैंड चलिए हम चलते हैं। वांग जी जब सुनता है वीजिंग की माउथ से हस्बैंड, तब उसे गुस्सा आता है और वो देखता है वीजिंग को और बोलता है मुझे दोबारा से हस्बैंड मत बुलाना। ये बोल कर वो चला जाता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप करके वांग जी के पीछे पीछे आने लगता है। ऐसे ही करके वो लोग डाइनिंग एरिया में आते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग डिनर कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वीजिंग और वांग जी भी जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो सभी लोग बाहर आते हैं, काउच पर बैठ जाते हैं हॉल के अंदर। और फिर जो जियांग फेंग में आते देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं वांग जी बेटा देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलने वाला, तुम मेरे सन इन लॉ हो, लेकिन कल तुमने जो हरकत की वो बहुत गलत थी, तुम ऐसे नहीं आ सकते हो। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था, माफ़ कीजिएगा मुझे। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं इट्स ओके, तुम्हारी पहली गलती थी, तो मैं माफ़ कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन आइंदा से ये हरकतें मत करना और चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं बताया है। ये सुनने के बाद वांग जी रिलीफ फील करता है कि चलो उसके घर पर नहीं पता चला, वरना उसके अंकल और उसकी मॉम डैड तो सच में उसे जहाँ से ही मार देते ये सब करने की वजह से। इसके बाद वो सभी लोग काफ़ी देर बैठते हैं। फिर जियांग फेंगमैन देखते विंग को और बोलते विंग क्या तुमने अपने सामान को पैक कर लिया। विंग बोलता हाँ मैंने पैक कर लिया है। जियांग फेंगमैन देखते हैं और बोलते हैं इट्स ओके। फिर वो बोलते हैं कि यू तुमने जो मैंने कहा था वो गिफ्ट्स प्रिपेयर कर दिए। जियांग फेंगमैन की बात सुनकर मैडम यू बोलते हाँ आप चिंता मत करिए मैंने कर दिया है। इसके बाद मैडम यू कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो कुछ सर्वेंट को इशारा करती हैं, वो सर्वेंट जाते हैं और जो कार थी वांग जी की उसके अंदर जितने भी गिफ्ट्स वगैरह वो दे रहे थे, फिर वीजिंग का सामान जो था उसे भी कार के अंदर रखवा दिया जाता है। इसके बाद फिर वांग जी और वीजिंग उठ जाते हैं वहाँ से। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और सबसे बोल सकते हैं विशेज़ लेता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। जाते टाइम वीजिंग को रोना आ रहा था कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। सच में वीजिंग को रोना तो आ रहा था,
लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन उसे हर्ट हो रहा था कि मतलब वो यहाँ पर बचपन में खेला है और अब उसे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हालाँकि ज़्यादातर वे यहाँ नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली घर तो घर होता है ना। कैसा भी हो, इन लोगों ने भले ही वीजिंग को न माना हो अपना, लेकिन वीजिंग ने तो इन्हें दिल से अपना माना है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग वहाँ से वांगजी के साथ चला जाता है। वीजिंग बस बाहर देख रहा था और उसे जाने क्यों उसके दिल में दर्द हो रहा था कि अब वो कभी अपनी शिजी के साथ बाहर बैठकर बातें नहीं कर पाएगा। यानी मतलब वो जब भी उसे दुख होगा तो उसकी चीज़ें उसके पास नहीं आ पाएंगी। बहुत सारी चीज़ें वीजिंग के माइंड में चल रही थी। वीजिंग बस चुपचाप करके बाहर देखता जा रहा था और बस कंटिन्यूसली उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था अपने हार्ट के अंदर। वांगजी देखता है वीजिंग को और कुछ भी नहीं बोलता। फिर ऐसे ही करके लगभग थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद आधे घंटे वो लोग लैंड मैंशन आते हैं। वांगजी तो सीधा उतर कर चला जाता है, वो तो वीजिंग की हेल्प तक नहीं करता। इसके बाद वीजिंग कुछ गार्ड्स को देखता है और बोलता है प्लीज़ ये सामान आप अंदर रखवा देंगे। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है बिल्कुल। इसके बाद वीजिंग अंदर चला जाता है अपने एक लगेज को लेकर, क्योंकि उसके अंदर वीजिंग की मॉम एंड उसकी पिक्स थी। वीजिंग उसे लेकर सीधा चला जाता है। वांगजी तो हॉल में आकर बैठ जाता है और अपने फ़ोन पर अपने फ्रेंड से बातें करने लगता है। वहीं वीजिंग लगेज को लेकर वांगजी के रूम में जाता है और थोड़ी ही देर के अंदर सारा सामान वांगजी के रूम में पहुँचा दिया जाता है। वीजिंग रूम के अंदर अपने सामान को एक बोल सकते हैं कॉर्नर में रख देता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो यहाँ पर सामान रख सकता है या नहीं रख सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी का रूम है तो वीजिंग कुछ भी नहीं करता। वो चुपचाप जाकर सामान को रख देता है और जो गिफ्ट्स वगैरह आए थे वो वीजिंग बाहर ही रखवा देता है, जिसके लिए आए थे, जो आए थे वो। थोड़ी देर के बाद मैडम लैन आती है वीजिंग के पास और बोलती वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है यस आंटी। मैडम लैन देखती है वीजिंग को और बोलती वीजिंग आज से तुम मुझे मॉम बुलाओगी, आंटी नहीं। वीजिंग ये सुनने के बाद अपने सिर को हाँ में हिलाता है। तभी वांगजी के रूम का डोर ओपन होता है और वांगजी रूम के अंदर आता है और वो देखता है उसकी मॉम और वीजिंग को। वांगजी फिर चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है और फिर वो अपने कुछ बुक्स को रीड करने लगता है। थोड़ी देर के बाद मैडम लैन की नज़रें जो है वीजिंग के सामान पर पड़ती है, जो कि एक कॉर्नर में रखा हुआ था। ये देखकर मैडम लैन बोलती वीजिंग बेटा तुमने अपने सामान को एडजस्ट नहीं किया। वीजिंग बोलता मॉम वो तो मैडम लैन बोलती चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और ये बोलकर वो वीजिंग के सामान को अनपैक करने लगती है। वहीं वांगजी जब ये सुनता है तब वो देखता है घूर घूर के, लेकिन वांगजी अपनी मॉम के सामने वीजिंग को कुछ भी नहीं बोल सकता था, इसीलिए वो चुपचाप करके सब चीज़ें देखता रहता है। ऐसे ही करके पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। इन 2 घंटों के अंदर वांगजी चुपचाप करके बस देख रहा था और 2 घंटों के अंदर वांगजी का रूम जो था उसका हुलिया चेंज हो गया था, क्योंकि वहाँ पर अब वीजिंग की पिक्स थी जो कि उसकी मॉम की थी। कुछ फ़ोटोज़ वांगजी और वीजिंग की थी बचपन की, वो फ़ोटोज़ भी यहाँ पर लगा दी गई थी। और मैडम लैन ने पूछा था वीजिंग से कि ये तो वांगजी है, तो वीजिंग ने बताया था कि हाँ ये पिक्स बचपन की हैं, और वीजिंग उन्हें रखता है। वांगजी एक बार नज़र उठाकर देखता है उन फ़ोटोज़ को, फिर वो इग्नोर करता है। वांगजी के कबर्ड में वीजिंग के सामान को रख दिया जाता है, मतलब एक साइड में कपड़े वगैरह सब एडजस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में मैडम लैन बोलती हैं वीजिंग तुम्हें भूख लगी है। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद मैडम लैन वीजिंग को वहाँ से लेकर चले जाती हैं। वीजिंग के जाने के बाद वांगजी उठता है और देखता है उसके पूरे रूम का हाल वांगजी ने चेंज कर दिया था। वांगजी मुंह बनाता है ये देखकर, फिर वो अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो शावर लेकर बाहर आता है, तभी वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी अपने फ़ोन को देखता है और स्माइल करता है, क्योंकि उस पर लूसी का फ़ोन था। वांगजी फ़ोन को पिक करता है और लूसी से बातें करने लगता है। फिर वांगजी बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ, ये बोल कर वो फ़ोन को कट करता है, अच्छे से रेडी होता है और रेडी होकर फिर वो बाहर आता है। तो इस वक्त डिनर का टाइम हो चुका था। फिर सभी लोग बैठकर डिनर करते हैं। वांगजी अपने रूम के अंदर न जाने के बजाय बाहर चला जाता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, यानी कि जो वांगजी का रूम था उसमें आता है और वो देखता है कि वीजिंग बेड पर तो नहीं सो सकता। वीजिंग सोचते कि वो कहाँ सोएगा। तभी वीजिंग को बालकनी नज़र आती है। वीजिंग जल्दी से बालकनी के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पर 2 काउच थे। वीजिंग इन्हें देखकर स्माइल करता है और बोलता वो यहीं सोएगा, क्योंकि उसे पता है ऑब्वियसली कल रात तो वो एक बेड पर नहीं सोया था, बाहर काउच पर सो गया था। लेकिन वांगजी के रूम में जो काउच है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है और वीजिंग ऐसे सो भी नहीं सकता, लेकिन बालकनी में जो काउच पड़ा है वो काफ़ी बड़ा है, इसीलिए वीजिंग जल्दी से उन दोनों काउच को एक साथ करता है। और फिर बालकनी के पास में एक बोल सकते हैं जो विंडो थी उसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर था और फिर वहाँ पर पर्दे लगे हुए थे। वीजिंग उन पर्दों को आगे कर देता है और फिर वो जाता है और अपने लिए ब्लैंकेट लेकर आता है, पिलो लेकर आता है, वहाँ पर रख देता है और वीजिंग ऊपर आसमान की ओर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है तो आज से मैं यहीं पर सोऊंगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है। फिर वो बोलता है ओ मुझे काम कर लेना चाहिए अपने मतलब बोल सकते हैं कॉलेज का। वीजिंग बाहर आता है और फिर बैठ जाता है अपने कॉलेज के वर्क करने के लिए।
वीजिंग अपनी बुक्स वगैरह निकाल कर वर्क करने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बार में जाता है, अपने फ्रेंड से मिलता है और वहाँ पर लूसी भी थी। लूसी वांग जी के पास आती है और बैठ जाती है और वो वांग जी के साथ ड्रिंक करने लगती है। वांग जी काफ़ी ड्रंक हो जाता है। लूसी बार बार वांग जी क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वांग जी न जाने क्यों बहुत ही अजीब सा फील कर रहा था। लूसी वांग जी को देखकर स्माइल करती है और वो वांग जी के लैब में आकर बैठ जाती है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। लूसी फिर वांग जी के नेक में हाथ डालकर वांग जी के नेक पर किस करने लगती है और इससे वांग जी को बहुत ही अजीब लगता है कि जैसे कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन वांग जी इसे इग्नोर करता है और वो बस लूसी को देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी का जो फ़ोन था वो रिंग करता है। वांग जी देखता है तो फ़ोन उसकी गगा का था, लेकिन वो फ़ोन को कट कर देता है ये बोलकर कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ है और वो बाद में घर आ जाएगा। लायन से चैन कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो भी अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। वहीं अब देखते हैं यहाँ से पूरे 12 बजे का सीन। वी जिंग तो अपने स्टडी वगैरह करके आराम से सो गया था, लेकिन वी जिंग की नींद को डिस्टर्ब करने के लिए लायन से चैन बोलते वी जिंग वी जिंग। वी जिंग जब मतलब आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से उठ जाता है और इधर उधर देखता है। तभी उसे अपने जो रूम था वांग जी का उसकी लाइट ऑन नजर आती है, क्योंकि वी जिंग ने तो लाइट को ऑफ किया था। वी जिंग देखता है लाइट ऑन है तो जल्दी से वी जिंग उठ जाता है और रूम के अंदर आता है और देखता है कि लायन से चैन वी जिंग कि लायन से चैन वांग जी को होल्ड करके रूम के अंदर लेकर आ रहे थे। वी जिंग बोलता गग्गा। लायन से चैन कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो पहले वांग जी को लेकर आते हैं, बेड पर सुलाते हैं, उसके शूज़ वगैरह निकाल कर उसे कवर करते हैं। तभी वी जिंग की नज़रें वांग जी के नेक पर पड़े हुए उस लव बाइट पर जाती है। ये देखकर वी जिंग को हर्ट होता है। वही लायन से चैन जो वांग जी को कवर कर रहे थे वो रुक जाते हैं, फिर वी जिंग को देखते हैं और बोलते वी, लेकिन वी जिंग जब उनकी आवाज़ नहीं सुनता तब लायन से चैन की नज़रें वहाँ पर जाती हैं जहाँ पर वी जिंग देख रहा था। और जैसे ही लायन से चैन की नज़र जाती है वांग जी के नेक पर और वहाँ पर बाइट मार्क पर, ये देखकर वी जिंग की ओर देखते हैं और बोलते वी जिंग। वी जिंग अपने होश में वापस आता है और बोलते हाँ हाँ। लायन से चैन बोलते हैं वी जिंग मुझे माफ़ करना। वांग जी अपनी मतलब मैं वो देखो वी जिंग तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें वांग जी को अपने आप से प्यार करना सिखाना होगा, क्योंकि वो लड़की लूसी मेरे भाई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो टाइम पर मैं वहाँ चला गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वी जिंग देखता है लायन सेचन को और बोलते कि क्या मतलब है आपका। लायन सेचन बोलते हैं वो लूसी वांग जी की ड्रंक हालत का फ़ायदा उठा रही थी। ये सुनते ही वी जिंग शॉकिंग ऐसे लायन सेचन को देखते और बोलते क्या। लायन सेचन बोलते हाँ, वो क्या है कि मेरा जो डिटेक्टिव है वो हमेशा वांग जी पर नज़र रखता है और उसने मुझे बताया कि वो लूसी वांग जी को ड्रंक हालत में होटल रूम में लेकर गई है, और ये मतलब पता चलते ही मैं तुरंत वांग जी को लेने के लिए चला गया। वे जिंग तुम्हें वांग जी का ख्याल रखना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम और वांग जी अलग हो जाओ। मैं जानता हूँ कि सब कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वे जिंग अब वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है तो प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखना। वी जिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद लायन सेचन वहाँ से चले जाते हैं। लायन सेचन के जाने के बाद वी जिंग देखता है वांग जी को और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वी जिंग उठकर सबसे पहले रेडी हो जाता है और वो रेडी होकर सीधा अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वी जिंग नहीं देखता कि वांग जी उठा है नहीं उठा है, वो सीधा चला जाता है। वही 1 घंटे बाद वांग जी भी उठता है और वो देखता है तो रूम में कोई नहीं था। वांग जी सब चीज़ें भूलकर चुपचाप रेडी होकर कॉलेज निकल जाता है। वहीं वी जिंग कॉलेज आता है तो सभी लोग वी जिंग को देख रहे थे और वी जिंग को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि सभी लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे थे और ऑब्वियसली वी जिंग के बारे में कोई अच्छी तो बातें करेगा नहीं। सभी लोग वी जिंग को नेगेटिव वे में ही ले रहे थे और सब उसके बारे में बुरी बातें कर रहे थे। वहीं शू यांग वी जिंग का वेट कर रहा था। जब वो देखता है वी जिंग को तो वह भाग कर जाता है वी जिंग के पास और बोलता है वी तुम ठीक हो। वी जिंग देखता है शू यांग को और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। शू यांग बोलता है वी जिंग ये सब क्या हो रहा है, तुमने शादी कर ली वो भी लैन वांग जी से। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। शू यांग बोलता है वी जिंग देखो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। वी जिंग बोलता है हाँ मैंने शादी कर ली। शू यांग बोलता है वी जिंग वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है, और वैसे भी उसकी तो गर्लफ्रेंड है ना, तो तुमने शादी क्यों की। वी जिंग जो है वो बोलता है कि आपको तो पता ही होगा कि मीडिया में कुछ न्यूज़ वायरल हो गई थी जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। लायन सेचन बोलते हैं वी जिंग लेकिन तुम्हारी पूरी लाइफ तुम नहीं जानते वो वांग जी किस तरह का है। वी जिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। लायन सेचन बोलते वी जिंग लेकिन वी जिंग बोलता है कुछ भी नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया। शू यांग फिर वी जिंग को बोलता ठीक है चलो, और वो वी जिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जो लूसी थी वो वांग वी जिंग के सामने आ जाती है। वी जिंग देखता है उसे और फिर जाने लगता है, लेकिन लूसी वी जिंग का हाथ पकड़ती है और उसे वहीं बीच में खड़ा करती है और सबके सामने तमाशा बनाते हुए बोलती है कि देखो इसे आराम से देखो। इसी ने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना है और आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। ये बोलकर उसके हाथ में
जो कॉफ़ी का गिलास था वो पूरी की पूरी कॉफ़ी वो वी जिंग पर डाल देती है। और वी जिंग तो बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आया उसे क्या हुआ। वो शॉकिंगली चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है और शू यांग देखता लूसी को और उसे पीछे पुश करता और बोलता तुम घटिया कहीं की। ये सुनने के बाद लूसी बोलती है क्या कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ये बोलने की। तो वी जिंग को ऐसे देखकर जो शू यांग था वो बोलता तुम बहुत ही घटिया हो। तभी वहाँ पर जियांग चैंग और यानली भी आते हैं भागकर। वी जिंग तो शॉक में था और वहीं वांग जी ये सब चीज़ें देख रहा था क्योंकि वो भी कॉलेज आ गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। जैसे ही लूसी देखती है वांग जी को तो वो बोलती है ओह वांग जी। ये बोलकर वो वांग जी के पास जाती है और वांग जी को गले लगा लेती है। और वी जिंग चुपचाप करके बस उन दोनों को देख रहा था। लूसी वांग जी से दूर होती है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चली जाती है। वी जिंग जल्दी से अपने फिस्ट को टर्न कर लेता है क्योंकि उसकी आंखों में जो आंसू थे वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। शू यांग और जियांग चेंग को गुस्सा आता है और वो दोनों बोलते हैं ये वांग जी घटिया कहीं का, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन जो यानली थी वो उन दोनों को रोक देती है और बोलते नहीं रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ मत करना। ये बोलकर वो वी जिंग का हाथ पकड़ती हैं और वी जिंग को वो जो है वॉशरूम ले जाने के लिए बोलती है। जियांग चैंग और शू यांग विंग को वॉशरूम लेकर आते हैं और बोलते हैं कि वी जिंग तुम क्लॉथ को चेंज कर लो, हम तुम्हारे लिए क्लॉथ मंगा देते हैं। फिर वो जल्दी से क्लॉथ को वी जिंग के लिए बाय करने के लिए चले जाते हैं वहाँ से। वी जिंग चुपचाप करके वहीं वॉशरूम के पास खड़ा हुआ था और बस वो अपने आप को देख रहा था। वी जिंग को अपने आप को मिरर में देखकर बहुत ही गंदा लग रहा था। वी जिंग को खुद से ही नफरत हो रही थी। तभी अचानक से वॉशरूम का डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है और वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग कुछ भी नहीं कर रहा था, बस वो चुपचाप करके खड़ा हुआ था। तभी अचानक से वी जिंग को न जाने क्या होता है, वो जल्दी जल्दी करके अपने ऊपर पानी को गिरने लगता है और बोलता नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वांग जी देखता है वी जिंग को, लेकिन वो इग्नोर करता है। वो साइड में आकर वी जिंग के अपने हैंड को वॉश करने लगता है। वहीं वी जिंग तो अपने आप में ही बिजी था, जैसे कि मानो वो कहीं अलग ही दुनिया में खो गया हो। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो ये सब चीज़ें देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि तुम यही डिज़र्व करते हो और जल्द से जल्द बस मुझे छोड़कर चले जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वांग जी वी जिंग की जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वो पीछे टर्न होता है और देखता है तो वी जिंग बहुत बुरी तरह से पैनिक कर रहा था और वांग जी ये देखकर बोलता है क्या हो रहा है तुम्हें। लेकिन वी जिंग तो बस बुरी तरह से पैनिक कर रहा था और हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वी जिंग को जैसे मानो एक बहुत बड़ा शौक ही लग गया था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए बाय बाय एवरीवन।